जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ आज हैं अहमद वलीद साहब। वलीद साहब को आप मेरे साथ वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने बहुत सारे टीवी चैनल्स को हेड भी किया है। और हम क्योंकि सियासत पर बात करते रहते हैं, सियासतदानों पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने पेट पर से कपड़ा उठाना चाहिए, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। तो हमने सोचा कि आज हम पाकिस्तान में इस वक्त जो मीडिया है और जो मीडिया की सूरत हाल है और जो उनका तर्ज अमल है उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये लामहल्ला सियासत से जुड़ा हुआ है। सियासत की जब भी बात होती है तो क्या सहाफियों का तर्ज अमल क्या है, वो कोई लाइन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का क्या किरदार है, उस पर जो है वो बिल्कुल बात होती है, फिंगर्स भी पॉइंट होती हैं। तो वो कितना जस्टिफाइड है और कितना नहीं है, उस पर आज हम बात करेंगे। वलीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू। पहले तो जो है वो एक ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर आपका टेक लेना चाहूंगा। हमने और आपने, आपने मुझसे पहले और मैंने आपके बाद प्रिंट मीडिया से शुरू किया। हमारी बुनियादी ट्रेनिंग जो है वो वहां से हुई और उसके बाद जाहिर है कि फिर टीवी चैनल्स आए और ये सफर आगे शुरू हुआ। आपको क्या लगता है, इवन प्रिंट के दौर में भी जब हम काम करते थे तो उर्दू अखबारात में और अंग्रेजी अखबारात की अप्रोच में, उनमें काम करने वाले सहाफियों की अप्रोच में फर्क हुआ करता था। लेकिन प्लेटफॉर्म्स बड़े थोड़े थे, अपॉर्चुनिटीज महदूद थी, तनकीद उस वक्त भी होती थी, कॉलम नवीसों पर तनकीद होती थी उस वक्त। अब उनकी जगह ऐसे लगता है एंकर्स ने ले लिया है। लेकिन पिछले 20 साल में जब से खासतौर पे प्राइवेट टेलीविजन पाकिस्तान में आया है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो आजादी इजहार राय है वो बढ़ा है या कम हुआ है, और सहाफियों का जो कंडक्ट है वो बेहतर हुआ है या उसमें कोई जो है वो अबतरी आई है? देखिए, प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ तो उसमें काफ़ी हद तक हमें फील हुआ कि मुशर्रफ दौर में ही क्रिटिसिज्म जो है वो ओपन होना शुरू हुआ। और ख़ास तौर पर जब इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद से जो सूरत हाल बनी, उसमें ये कि मीडिया को काफ़ी आज़ादी मिली। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अखबार में भी नहीं लिख सकते थे, वो अखबारात में भी छपी और टीवी पे भी बोली गई। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता यानी हमने फील किया कि आज़ादी जो है काफ़ी हद तक स्पेस गेन की। लेकिन आपने देखा मुशर्रफ दौर में ही इमरजेंसी नाफज हुई, टीवी चैनल्स बंद हुए। जिन्होंने स्टेट की पॉलिसी से एग्री किया, उन चैनल्स को खोल दिया गया, कुछ को बंद रखा गया। उसके बाद फिर अ, थोड़ा सा फिर मामला चेंज हुए जब मुशर्रफ साहब जो हैं वो अपने आखिरी दिनों पे थे, तो उस टाइम पे भी काफ़ी आज़ादी थी। और उसके बाद से लेके फिर जब आप नोट करें, हामिद मीर को जब गोलियां लगी यानी 2014 में, तो उसके बाद का मीडिया जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान में यानी समझे कि एक पैगाम भी गया लोगों को, सहाफ़ियों को ख़ास तौर पे। और देखा कि इतना टॉप का जर्नलिस्ट जो है उसको उसके ऊपर अटैक हुआ कराची में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइन जो आपने देखा कि कुछ चैनल्स पे ऐसे सहाफ़ी बैठे जो सिर्फ टीवी के थे ज़्यादातर उनमें से, और उन्होंने फिर एक ऐसी लाइन ली और फिर वो तकसीम जो है वो शुरू हो गई। बल्कि तकसीम क्या कि जो मतलब ऐसे सहाफ़ी या ऐसे जो प्रोग्राम होस्ट, वो तो जो उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे थे, उनको फिर थोड़ा थोड़ा साइड लाइन किया गया। यानी उस टाइम पे ये सिचुएशन खराब होना शुरू हुई। फिर टीवी चैनल्स बंद हुए हम्म। दोबारा से। और फिर धरना और उसके बाद की जो सूरत हाल है काफी तब्दील हुई। अच्छा, उसके बाद जो अब की सिचुएशन है, इसमें काफी हद तक पाकिस्तान का मीडिया जो है वो डिवाइडेड हुआ। और खास तौर पे तहरीक इंसाफ और बाकी इस जमातों के इस दरमियान। डिवीजन पर मैं आता हूं, लेकिन अभी आप जो बात कर रहे थे उसमें आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है। आपने कहा वो लोग जो टीवी चैनल्स पर बैठे, और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में आजकल जब मैं आम लोगों की बातचीत सुनता हूं जो टीवी या मीडिया को उस तरह से नहीं जानते जैसे आप जानते हैं, उनके लिए अब पाकिस्तान में मीडिया का सिर्फ मतलब है टीवी,
और सहाफी का सिर्फ मतलब है एंकर। हालांकि मैं उनसे कहता हूं कि ये तो चंद चेहरे हैं जो आपको नजर आते हैं, असल खबर तो उन सहाफियों के पास होती है जो फील्ड में जाते हैं, रिपोर्टर्स हैं, न्यूज रूम्स में बैठे हुए हैं, और उनकी अक्सरियत बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन क्योंकि वो उस तरह से स्क्रीन पर नहीं है, उनके चेहरे इस तरह से मारूफ नहीं है, तो शायद वो उस तरह से प्रोफेशन का फेस बन नहीं पाते। और जो लोग बन गए हैं उन्होंने फिर जो है वो अपने मफादात के तहत वो लाइनें ली हुई हैं जिनकी तरफ आप तस्करा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और तो पाकिस्तान की तमाम जमातें, इवन जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने भी ऐसे ही चेहरों को अपने करीब रखा। यानी अगर मुस्लिम लीग नवाज है, वो अपने पसंदीदा जो होस्ट हैं, एंकर हैं, जो टीवी पे नजर आते हैं, उनको अपने साथ लगाया। फिर दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ के भी लोग थे जो उनकी सपोर्ट करते थे। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं, जो कोई ब्यूरो चीफ्स हैं या कोई दूसरे साथी जो काम कर रहे हैं मीडिया में की पोजीशंस के ऊपर इवन, तो उनको बिल्कुल उनकी अहमियत जो है वो खत्म होती गई। और जो टीवी एंकर्स के जरिए से जो भी उन्होंने अपनी राय आवाम की बनानी है, वो बनाना शुरू हो गई। और उसमें कामयाबी भी हुई है ऑब्वियसली। जो सॉरी जो जमाते हैं, उनको भी पता चल गया कि ये टीवी एंकर्स जो हैं, यही जो बात करेंगे टीवी के ऊपर, और आम लोग जो हैं उनको समझने की वो अ, आम समझ बूझ उतनी नहीं है, ना ही वो पढ़ते हैं डिटेल्स में चीजें। तो जो ये बताएंगे उनको, वही बात उसको सच मानेंगे। ना कोई पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है या अप्रोच है जहनी तौर पर कि वो लोग जो है तहकीक करें कि ये जो टीवी पे बात कर रहा शख्स, जो बात हो रही है, इसको लॉजिकली कैसे प्रूव किया जा सकता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें ठीक भी हुई, लेकिन फिर नई चीजें आ जाती हैं उसमें, पिछली चीजें भूल जाते हैं लोग। हम्म। लेकिन ये चीज जरूर हुई है कि जो टीवी के फेसेस थे, अब वो मीडिया वही डिक्लेयर हुआ। यानी कि वही कहा जाता है कि ये मीडिया के लोग हैं। हम्म। बाकी आप जितनी मर्जी 30 साल 40 साल साबित कर लें और किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें कि मामलात इस तरह से नहीं है, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर एक 8-10 साल का एक्सपीरियंस के साथ एक टीवी एंकर, वो उनको जो बात करेगा, वो उसकी बात को ज्यादा मानेंगे और सच तस्लीम करेंगे, क्योंकि ये टीवी पर बैठता है, ये बड़ा सहाफी है, तो इसलिए इसकी बात जो है ज्यादा सॉलिड है। अच्छा, तो अब ये उसमें एक दूसरी जो है वो तखसीस होनी शुरू हो गई है कि सहाफी या एंकर वो है जो मेरी जमात को और मेरे लीडर को सपोर्ट करता है। और हमारे बहुत सारे सहाफी दोस्त जिनको मैं भी जानता हूं, आप भी जानता हूं, नाम लिए बगैर, ऐसे लगता है कि उन्होंने बड़ी वाजे अपनी लाइनें ले ली हैं कि मैंने इस जमात को सपोर्ट करना है या इस लीडर को करना है, फिर उसकी सही, हर बात उसकी सही है और हर बात उसके मुखालफिन की गलत है। और मैं जब उन लोगों के हामियों से ये बात करता हूं कि कोई भी ऐसा सहाफी या एंकर जब आपको ये बता रहा है कि सिर्फ आप ही दुनिया में सही हो सकते हैं, बाकी सब गलत हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सच नहीं बता रहा, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, इससे ज्यादा सच्ची बात तो कोई कर नहीं रहा है। देखिए, इसके साथ हुआ ये कि सोशल मीडिया जो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर भी आपको पता है कि व्यूअरशिप, सब्सक्रिप्शन और ये सारे मामलात, हर साफी जो टीवी का चेहरा है, हम्म। वो ये समझता है कि अगर मैं ये लाइन रखूंगा तो मुझे वहां से इनकम भी होगी और मेरी मकबूलियत भी बढ़ेगी, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। हम्म। और इसी तरह से अगर दूसरी लाइन जिसने ली है, वो लाइन वाला जो है वो सोचेगा कि अब ये लाइन बची है, इस लाइन पे मैं रह के तो अपनी वो ही ग्राफ जो है वो अचीव कर सकता हूँ, टारगेट से अचीव कर सकता हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल वाजे तौर पर, अगर आप तकसीम नहीं होंगे, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव स्थापित करेंगे, तो आपको शायद बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बहुत कम आपके पास व्यूज होंगे, बहुत कम आपके रेटिंग होगी टीवी के ऊपर। तो जिसकी वजह से टीवी चैनल्स को भी ये फिर हायर करते वक्त भी वो देखते हैं। बल्कि अब तो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि टीवी प्रोग्राम में, जैसे 7 बजे के प्रोग्राम जो होते हैं, उसमें स्पेशली कहा जाता है कि हमें फलां पार्टी की हमायत वाला बंदा चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास
लोग हैं दूसरी और पार्टी के हमारे वाले। और अगर कोई सियासतदान नहीं मिल रहा तो उसका हिमायती एंकर बुला ले। एंकर मिल जाता है, यानी ये वो, यानी वो ओपनली कहते हैं कि भाई हमें इस लाइन वाला बंदा चाहिए। हम्म, तो इसका मतलब है कि मार्केट में लोगों ने अपनी अपनी लाइन लेके अपने आप को बेचना शुरू कर दिया है कि हम्म, ठीक है, हम इस लाइन पे हम बात करेंगे। अगर किसी ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करनी है तो वो भी एंकर मौजूद हैं, तबसरा निगार मौजूद हैं। और इसी तरह से दूसरी लाइन है, अगर मुस्लिम लीग नवाज के हक में लोग हैं तो वो भी उनके पास मौजूद हैं। सॉरी। तो ये एक तकसीम है जो बड़ी वाज़ेह होगी, यानी जिससे बंदा जो बैठा है टीवी पे, उससे देख के आपको पता चल जाएगा कि इसने क्या बात करनी। हम्म। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम, क्योंकि आपने बहुत सारे चैनल्स को हेड भी किया है, आपने प्रैक्टिकली उन मुश्किलात को डील किया है, ये जो हमारे यहाँ नए लाइसेंस दिए गए कारोबारी तबका जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो टीवी चैनल्स लेकर उनके लाइसेंस लेकर मैदान में आ गया। सहाफ़ती असूल बहुत पीछे रह गए। चाहे हम हुकूमत की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें या कारोबारी मफादात की बात करें, किस किस किस्म के प्रेशर्स जो हैं वो पर्दे के पीछे डील करने पड़ते हैं, किस किस तरह की डिमांड्स आती हैं, अगर आप थोड़ा सा जो आसानी से बता सकें आपके लिए मुश्किल हुए बगैर। नहीं, मुश्किल तो देखें कोई नहीं है। ऑब्वियसली जब आप ऐसी पोजीशन पे हैं तो हम्म, प्रेशर तो हर तरफ से आते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएंगे, फिर पार्टीज की तरफ से आएंगे। और अफसोस के साथ ये भी है कि मे भी कोई एक आध चैनल छोड़ के बाकी जगहों पे वो फोर्स करते हैं, उनको फोन, मालकान को फोन कर देंगे कि हम्म, आप इस तरह से ये देखें, आपके टीवी पे ये चल रहा है, इस तरह से हुआ। तो ये हमें तो काबिल कबूल नहीं है। तो हमारी खबरें नहीं चली, उनकी खबरें ज्यादा चली। यानी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है आपको। फिर वो देखना पड़ता है कि उस टीवी चैनल की क्या पॉलिसी है और वो किस तरफ जाना चाह रहा है, ताकि उसकी जो डिमांड के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो स्टोरीज हों या तबसरे हों, तो उसको फिर डील किया जाए। तो ये बड़ा बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि सहाफत पे एक तो ये देखे कि अवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदजन होते जा रहे हैं। बहुत सारे आपने देखा फेसेस एकदम नमूदार हुए, बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते गए, उनकी रेटिंग भी कम होती गई। कुछ लोग हैं अभी भी जो कि मतलब सॉलिड हैं, अच्छे साफी रहे, अखबारों में काम किया, चाहे वो कभी थोड़ी बहुत लाइन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दरमियान में रह के, तो आप भी अपने वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उनकी वैल्यू उस तरह से कायम है। अगरचे कि पिछले कुछ अरसे में उनको भी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है, पार्टीज जो है दुनिया भर में होता है कि अगर कोई दो पार्टी सिस्टम है कहीं, तो वहां पर भी जो मीडिया है वो लाइन लेता है। और अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा है तो यहाँ भी है। लेकिन ये कि ऑब्जेक्टिव रह के, सबसे पहले ये कि सहाफ़ी का काम है, अगर वो कोई बात कर रहा है तो उसकी तहकीक करे। क्या इस वक्त तहकीक के ऑब्जेक्टिव बगैर ऑब्जेक्टिव रहने की पॉसिबिलिटी है, उसका रूम है इस वक्त पाकिस्तानी जर्नलिज्म में? देखिए, जो सहाफ़ी हैं वो जहां भी रह रहे हैं दुनिया भर में, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी स्पेस गेन करना होती है। हम्म, किसी तरीके से वो स्पेस बनाते हैं अपनी। अभी तो काफी हद तक स्पेस खत्म हो चुकी है। अब दोबारा से लोगों को जद्दोजहद करना पड़ेगी कि वो स्पेस दोबारा से वापस लें और कुछ ऑब्जेक्टिव सहाफत जो है उसके लिए जगह बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑफ एंड ऑन, आपको पता है हिस्ट्री जो है ऐसी चलती है। कभी कोई दौर आता है जिसमें स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, और फिर उसके बाद कुछ दौर आता है ऐसा जिसमें स्पेस फिर दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है ये जो फेज चल रहा है, इसमें स्पेस बिल्कुल यानी कि समझे कि खत्म होने के बराबर है। अ, जो जितने भी सहाफ़ी हैं, अखबार हैं, टीवी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं सब। और प्रेशर्स के वजह से अपनी पॉलिसीज को उन्होंने बिल्कुल ही सॉफ्ट कर दिया है, और स्टेट से मतलब बिल्कुल साथ उनके चल रहे हैं। और उसके साथ ये कि पार्टीज जो हैं वो भी फिर अपना रौब जमाती हैं, वो भी चाहती हैं कि हमारी लाइन पे टीवी चैनल्स जो हैं वो चलें, और फिर अपनी उन जगहों पे वो पोजीशंस
जो होती है की पोजीशंस, और उनकी भी कोशिश होती है कि वहां पे भी हमारे लोग बैठे हों, ताकि हमें आसानी हो कि अगर हमारा कोई पॉइंट जो है पार्टी का वहां पे हमने रेज करना है, तो वहां पे लोग बैठे हों जो ऑलरेडी हमारा काम कर रहे हों। तो ये काम चलता है, लेकिन ऑब्वियसली जैसे पहले बात हुई कि ये स्पेस आहिस्ता आहिस्ता सहाफियों ने टेक्टफुली दोबारा से हासिल करनी। हम्म। टकराव तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि आपको टेक्टफुली रहना पड़ेगा। और पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान में सहाफत शुरू से ही मुश्किल रही है, ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें आसानी होती है, लेकिन फिर कोई ऐसा फेज आ जाता है जिसमें फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हम्म। तो मेरा ख्याल है ये अप्स एंड डाउन चलते रहते देखे ना, पूरी दुनिया में जो रिसर्च है, जो जर्नलिस्ट्स के कंडक्ट पे, वो जाहिर है एक कोड ऑफ कंडक्ट तो होता है, लेकिन उसके साथ ये भी एक हमें इंडिकेशंस मिलती हैं हर जगह कि सहाफी उस मुल्क का जो अमूमी कल्चर है उससे कट के नहीं रह सकते। वो कहीं ना कहीं उसका अक्स उसमें आता है। और अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मैं हमेशा कहता हूँ ये नहीं हो सकता कि बाकी तो हर जगह जो है वो खराबी हो रही है और बीच में एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस हो और वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। लेकिन अब ये जो हमें एक डिवाइड नजर आ रही है, और जैसे आपने कहा कि जो मीडिया मालकान हैं वो रियासत के आलाकार बन गए हैं, आगे जो है वो सहाफी हैं या एंकर हैं वो उनके आलाकार बन गए हैं। चले, आम सहाफियों की तो समझ में आती है कि नौकरी उनका मसला है, अगर नौकरी खत्म हो गई किसी दबाव की वजह से तो उसके बाद घर कैसे चलाएंगे। ये जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, जिनका उस तरह से मसला नहीं है कि उनको नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए या पैसे कहाँ से कमाने हैं, वो क्यों ये करने का फैसला करते हैं। और मैं सवाल इसलिए स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल जो पीटीआई के साथ खास तौर पर हो रहा है, पीटीआई अपने वक्त में जो करती रही है वो भूल गए हैं, लेकिन अब वो आजादी सहाफत और आजादी इजहार राय के दाई बन गए हैं। हमने देखा कि इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, फिर अब आजकल पीटीआई के जो हामी एंकर्स हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। खास तौर पर जो ये 3 इंटरव्यूज हुए हैं बैक टू बैक, कामरान शाहिद ने किया उस्मान डार का, फिर जो है वो आदिल शाह जेब ने किया सदाकत अब्बासी का, मुनीब फारूक ने किया। मुनीब फारूक ने किसका इंटरव्यू किया ये मैं भूल गया हूँ, लेकिन एक इंटरव्यू शेख रशीद का। सो ये जो चीजें हैं, मैंने जब ये देखा तो मैं ये सोच रहा था, अब ये तीनों हमारे कुलीग्स भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, मैं सोच रहा था कि मुनीब तो खुद बैरिस्टर हैं, आदिल शाह जेब ने तो बीबीसी जैसे इदारे में काम किया हुआ है, कामरान शाहिद जो है वो उस्ताद रहे हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, पढ़ाते रहे हैं खुद पॉलिटिकल साइंस। तो अगर इस तरह के लोग भी जो है वो इतने वल्नरेबल हो जाएंगे और मुबैना तौर पर प्लांटेड इंटरव्यूज करना शुरू कर देंगे, तो फिर हम आम सहाफियों से क्या तवक्को रखें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे सहाफी होंगे अभी भी कुछ जो नहीं इंटरव्यूज कर रहे होंगे, या उन्होंने इनकार कर दिया होगा, तो उन्होंने फिर इन लोगों को कहा, फिर इन लोगों ने कर दिया। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो मिल ही जाता है कि हम्म। जिससे वो कोई अगर काम ऐसा है तो वो करवा लेते हैं। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, जिसमें हर जो टीवी एंकर है, होस्ट है, तो उसने अपनी, आप जैसे कह रहे थे कि सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे लोगों की तो सैलरीज इस वजह से भी हैं कि उनका एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है, और उसकी वजह से उनको रेटिंग भी मिल रही है। चैनल का काम है कि रेटिंग लेके तो थोड़ी इनकम बढ़ाए, तो रेटिंग के चक्कर में फिर वो लाइन जो होती है वो छोड़ नहीं सकते। तो ये बड़ा डिलेमा है। हाँ, जो लोग ऐसे हैं चंद साफी, जिनकी हम मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की उस तरह से, और फिर सफ़र भी किया उन्होंने, लेकिन दोबारा से वो इन हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हाँ, इन उन लोगों की तादाद बड़ी है जो बिल्कुल ज़रा भी रिजिस्ट नहीं करते और क्वेश्चन भी नहीं करते। हालांकि साफ़ी का काम तो क्वेश्चन करना, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बेशतर जो साफ़ी हैं उनको अपनी क्रेडिबिलिटी की कोई इतना फिक्र नहीं है। उन्हें पता है आवाम को हम आज ये बताएंगे, और अगर वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो कल को वो भूल जाएंगे, हम नई इंफॉर्मेशन दे देंगे। हम्म। आपने देखा कि शुरू से ही इस तरह की खबरें पहले अखबारों में भी कई दफ़ा होता था, लेकिन वहाँ बड़ी कम तादाद थी। लेकिन टीवी में बेशुमार खबरें ऐसी आपने देखी होंगी, जिनकी आप बाद में देखें तो उनके कोई वजूद नहीं था उस
जो भी इल्जामात या कोई ऐसा पॉइंट जिस पे उन्होंने इशू बनाया उसको, तो उसका वजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि वो चाहते थे कि ये इशू बना रहे, और चाहे इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, तो लोग भूल जाएंगे, और लोग भूल भी जाते हैं। ऑब्वियसली आप जितने फेसेस हैं, अगर आप रिकॉल करें 2013-14 से लेके जितने भी साहबी उस वक्त टीवी पे बैठते थे और जो बड़े पॉपुलर थे, तो उनकी आप निकाल के देखें कि क्या क्या उन्होंने टीवी के ऊपर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, क्या कुछ हम्म। इल्जामात या खबरें दी हैं जिन खबरों की कोई बुनियाद नहीं थी। इसका मतलब है कि आप अगर सवाल करेंगे कि जी ये खबर हमें दी जा रही है, तो इस पे आप बताएं कि हम कैसे इसको चलाएं, इसमें हमें क्या पता कि क्या हुआ वहां पे, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कोई चीज है। तो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगता था, उसको तो वो कहा जाता था कि बस ठीक है यार, इसने इसको नहीं चाहिए खबर, तो खबर उसको दे जो मांगे ना, आगे से सवाल ना करे, तो ये भी बात ना करे कि जी कल को वो सच होती है या नहीं। तो ये बड़ा डिलेमा है, यानी बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान में और ये होता रहा, और वो मकबूल भी साफी रहे। यानी आप देखें कि उन्हीं की रेटिंग आई, हम्म। उन्होंने ही पैसा कमाया, उन्होंने ही सारा कुछ किया। तो अब अगर लोग भूल चुके हैं कि हाँ माजी में ये लोग ये करते रहे, लेकिन दे आर इन, मतलब उनको अभी भी जगह मिलती है, टीवी चैनल्स उनको ढूंढ रहे होते हैं। हाँ कुछ हैं ऐसे जो मतलब उस तरह से अब पॉपुलर नहीं रहे, लेकिन फिर भी अभी जो सिचुएशन चल रही है तहरीक इंसाफ की खास तौर पे, तो तहरीक इंसाफ जब अपना दौर था तो उसमें ऑब्वियसली वो गलतियां थी उनकी, कि जो वो समझते थे कि ये जो सहाफ़ी हमारे तनकीद करते हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है उसके ऊपर भी तनकीद करें, या वो बोलें, ये आवाज़ें उठाएं। मेरा ख्याल है कि आवाज़ तो उठानी चाहिए, ठीक है। हमारे ख्याल में तो ये है कि अगर जिसने जो जितना जुर्म किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए, अगर कानून के मुताबिक। और ये नहीं कि सिर्फ एक वाक्य पे होनी चाहिए, अ, जितने भी वाकयात इस तरह के हों, 9 मई जैसे हों या दूसरे भी हों, हम्म। अगर किसी ने इस तरह का कोई जलाओ घराव कहीं भी किया है, आप मिसालें जब हम सुनते हैं बाहर की, इंग्लैंड में लूटमार हुई, उसमें उन्होंने एक एक को पकड़ के सजा दी, चाहे 2 महीने 3 महीने। इसी तरह से कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ, तो उसमें भी वो जितने जितने कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम्म। तो सिर्फ ये नहीं है कि 9 मई के वाक्य को बेस बना के सिर्फ उन्हीं को सजा देनी। और ठीक है, अगर कोई आपके पास प्रूफ आ गए, तो आप उसको अदालत में पेश करें, और अदालत जो है उनको सजाएं दे। बिल्कुल। बस सिंपल सी बात है। और दूसरा ये कि पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि मीडिया जो है उसको मतलब आप टूल के तौर पर इस्तेमाल ना करें। हम्म। जब आपका टाइम आए तो आप उनको जैसे चाहें इस्तेमाल करें, सच और झूठ जो भी हो, आप कहें कि जी इस तरह से आप करें, तो फिर ये ऑब्वियसली टाइम जो है वो रिवर्स होता है, और वो चीज़ें इस तरह की आती हैं आपके सामने कि जिसमें आपको एहसास होता है अगर हो रहा हो, तो फिर पता चलता है कि ये सिचुएशन जो है हमारे ऊपर भी कभी आ सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि काफी कुछ लोग हैं जो अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ काफी सारी आवाजें खामोश भी हैं। और जो तहरीक इंसाफ के एंटी लोग हैं, वो तो बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि कोई इस पे बात करें। लेकिन कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसी चीजें हैं तो उसके ऊपर आप इंसाफ करें। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान की रियासत को इस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए कि ये सारे जो हथकंडे होते हैं जिसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप बिल्कुल फ्री हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो एक केस और फिर दूसरा केस, फिर तीसरा केस। तो ये हथकंडे जो हैं माजी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन दौर बदल चुका है। इसका मतलब है कि उनको भी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करना होगी। बिल्कुल। और हमारे जो साथी दोस्त हैं उनको भी ये समझना चाहिए, आपने बड़ा अच्छा मशवरा उनको दिया कि वो अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी जो है उसको सोशल मीडिया के लाइक्स के लिए और उन सियासी जमातों या लीडरों के लिए जो उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आलाए कार न बने।
और जो लोग ऐसे लोगों को सहाफी समझते हैं, जो कोई एक लाइन ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनको पसंद आ रही है और उनका कंफर्मेशन बायस हो रहा है, उस ताईद को सहाफत ना समझे। सहाफियों का असल काम जो है वो ताकतवर लोगों से, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, सवाल पूछना है, हकायक सामने लाना है। और वो हकायक अक्सर उनके हामियों के लिए पसंदीदा नहीं होते, उनको अच्छे नहीं लगते। बहरहाल आज इतना ही। मेरा ख्याल है कि ये जो जिसको कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन, ये गिरेबान में झांकना बड़ा जरूरी था, और हम वक्तन फवक्तन ये करते रहेंगे। वलीद साहब, आपका शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपने राय से भी जरूर आगाह किया करें। जो कल किसी और मौजू पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।